Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Students, chapter 14 optics, National Book Foundation Physics 10 में lecture number 5 which is about application of lenses के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट्स, आज हम लेंसेज की डिफरेंट एप्लीकेशन को स्टडी करने की एक अदना सी कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरा लेक्चर नंबर 4 को अच्छे तरीके से रिकॉल करें तो उसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन और ऑब्जर्वेशन थे उनसे मैंने पर्दाकुशाई करने की एक हल्की सी कोशिश की थी और उसमें मैंने ये बताया था कि लेंसेज हमारी लाइफ में कितने इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि एक बच्चा या एक आदमी जिसको दूर देखने का इशू हो वो एक आम सी लेंस लगाकर अपने इस प्रॉब्लम को करेक्ट कर सकता है, यानी जिसको ऑब्स्टेकल आप कहते हैं, यानी जिसको ऐनक कहते हैं, ऐनक लगा के वो अपने मसाइल को सॉल्व कर सकता है। सो ये एक्चुअली लेंस से ही मुमकिन हो सका है। इसी तरह अगर किसी को करीब का इशू हो, देखने का इशू हो, तो वो क्या करता है, वो रीडिंग ग्लासेस या ऐसे लेंसेज लगाता है जो उसको करीब वाली चीजों को देखने में मसले को हल कर लेते हैं। सो ये एक छोटा सा मैंने एक छोटा सा जो मैंने एक ऑब्जर्वेशन जो हमारे इर्द गिर्द की अपनी लाइफ में वो आपको लेंसेज के हवाले से बताया, लेकिन अगर आप हकीकत में जाएं तो इसके एप्लीकेशन इतने ज्यादा हैं कि शायद ये एक लेक्चर में बताना जो है वो इतना मुमकिन नहीं होगा। आप अंदाजा करें कि छोटे से छोटा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी अगर किसी हमने जर्म को पढ़ना हो, सो व्हाट डू वी हैव टू डू, वी जस्ट यूज माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप में भी लेंसेज यूज होती हैं, एक आई लेंस और एक आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस। इसी तरह अगर आपने दूर दूर स्टार्स और प्लैनेट्स में भी देखना हो तो आप क्या करते हैं, उसको देखने के लिए टेलीस्कोप यूज करते हैं और उसमें भी लेंसेज यूज हुई भी होती हैं। तो स्मॉलेस्ट चीज हो, बड़ी चीज हो, आपका कैमरा हो या वो इंस्ट्रूमेंट मोबाइल हो इनफैक्ट जिसमें कैमरा आपका सेव होता है, ये सब के सब लेंस से ही बने हुए होते हैं। आज मेरे लेक्चर आपके पास जा रहे हैं, आप मुझे लाइव देख रहे हैं और तमाम डेरिवेशन को अपने सामने होते हुए देख रहे हैं, तो ये लेंस की वजह से ही मुमकिन हुआ है। सो अगर ये कहें कि लेंस ने हमारी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है तो इस बात में कोई कंजूसी ना होगी। आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी के पीछे से आने वाली गाड़ी को अगर आप देखना चाहते हैं, सो आप क्या करते हैं, उसको देखने के लिए एक खास किस्म के मिरर्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मिरर। जिस तरह मिरर ने इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, मिरर्स के भी बहुत सारे रोल्स हैं, इसी तरह लेंस के रोल्स भी हमारे पास किसी तरीके से ना खत्म होने वाले हैं। तो छोटी से छोटी चीज से उठाकर बड़ी से बड़ी चीज पे लेके जाया जाए, सो आपको लेंस ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि तमाम चीजों को देखने में मदद देती है। हाँ, कैमरा हो, टेलीस्कोप हो, माइक्रोस्कोप हो या कोई और चीज, आप लेंस को शुक्रिया अदा किए बगैर रह नहीं सकते। मैं चाहता हूं कि थोड़ा बहुत जो कुछ एप्लीकेशंस हैं, चूंकि मैं कह चुका हूं ऑलरेडी, वी कैन नॉट जस्ट justify all the application in a small lecture. Just I would let you know some of them with some very important factors in them as well. हमारी पहली चीज है मैग्नीफाइंग ग्लास। व्हाट इज मैग्नीफाइंग ग्लास? मैग्नीफाइंग ग्लास कहा जाता है स्टूडेंट्स एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को जो किसी चीज को मैग्नीफाई यानी बड़ा करके आपको दिखा दे। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि समटाइम आपको छोटी छोटी चीजों के साथ इंटरेक्ट होना पड़ता है। आप कभी अपनी घड़ी को देखें, उसको खोलें, और जब आप बैक साइड पे जाएंगे तो यू गोना सी वेरी स्मॉल थिंग्स इन देम। योर नेकेड आई कैन नॉट सी देम। आपकी आंख तो उनको देख ही नहीं सकती। वो हमारे रेटिना पे जाके उसका इमेज नहीं बनेगा। सो फिर क्या होता है, इमेज बनेगा तो दैट वुड बी टू स्मॉल टू बी जज्ड। उसको स्मॉल इतना होगा कि उसको जज किया जा सके। आपने अक्सर कहा देखा हुआ है कि जो आपके घड़ी साज होते हैं वो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े मैग्नीफाइंग ग्लास या तो उन्होंने यहाँ यूज किया हुआ होता है, या फिर क्या करते हैं कि आपके बड़े बड़े वो मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं, वो रख के उन चीजों को इजीली देख लेते हैं। तो आराम से उन चीजों को ना सिर्फ देखा जा सकता है
बल्कि जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व भी किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीफाइंग ग्लास में जो सबसे अहम लेंस यूज होती है दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस ये वो लेंस है जो आपकी मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज होती है। इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा पिछले 2 लेक्चर्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हो, मैंने एक चीज बताई थी कि कन्वर्जिंग लेंस इस शेप की होती है, देखें इस शेप की, यानी बाहर यहां से भी फूली भी होती है, यहां से भी फूली होती है। इसके ये जो 2 एजेस होते हैं दे आर वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटे होते हैं। और उसमें एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो उसका होता है फोकल पॉइंट, जिसको प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है। और उससे आगे चले जाएं उतने ही डिस्टेंस पर, यहां से जितना यहां डिस्टेंस है इसको 2f, या यहां से यहां तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को डबल फोकल लेंथ कहा जाता है। सो जितना ये डिस्टेंस है आपका, यहां भी डिस्टेंस अगर लिया जाए तो फोकल लेंथ, और यहां से यहां तक हमारे पास, यहां से यहां तक हमारे पास डबल फोकल लेंथ हो जाएगी। ये बात याद रखें। सो इतना और इतना थोड़ा सा ही बड़ा बन गया, चले यहां तक, ये हमारे पास डबल फोकल लेंथ पे चला जाएगा। आप लोगों को जनरली एक बात बताऊं, मैंने आपको यह बताया था कि अगर आपने ऑब्जेक्ट कोई भी डबल फोकस के ऊपर रख दिया, यानी डबल फोकल लाइन के ऊपर रख दिया, सो आपको जो इमेज नजर आएगा वो भी डबल फोकस में ही नजर आएगा। यहां रखेंगे आपको यही नजर आएगा, और इमेज का साइज भी उतना ही होगा जितना ऑब्जेक्ट का साइज है। फर्ज करो अगर 5 सेंटीमीटर का है, यहां आपको 5 का नजर आएगा। डबल फोकस पे रखा हुआ उधर भी डबल फोकस पे, यानी दोनों के आपके ऑब्जेक्ट और जो इमेज डिस्टेंस है दे आर इक्वल टू ईच अदर। इनफैक्ट द हाइट ऑफ देम आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर, इनकी हाइट्स भी बराबर हो जाएंगी। अगली चीज, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को डबल फोकस और फोकस के ऊपर प्लेस करता हूं यहां, तो मुझे इमेज कहां नजर आएगा? डबल फोकस से भी आगे नजर आएगा, और इन्वर्टेड इमेज नजर आएगा, और बड़ा नजर आएगा। ये छोटा हो तो ये बड़ा नजर आएगा आपको। इसी तरीके से मैंने ये बताया था कि अगर आप ऑब्जेक्ट को डबल फोकस से यहां प्लेस करें तो आपको फोकस और डबल फोकस के बीच में नजर आएगा, लेकिन ये छोटा नजर आएगा। यानी आप डबल फोकस से इधर जा रहे हैं, इमेज यहां आ रहा है, आप डबल फोकस से एफ की तरफ जा रहे हैं, इमेज आपका वहां जा रहा है। ये मैंने आपको समझाया था। तो मैंने आपको ये बात भी बताई थी, अगर याद हो तो, कि अगर आप फोकस के ऊपर प्लेस करें तो आपको इमेज इनफिनिट पे नजर आएगा, यानी नो इमेज। इमेज आमतौर पे नजर नहीं आएगा, लेकिन आगे जाकर आपको बताऊंगा कि इनफिनिट में नजर आता है आपको, इनफिनिट पॉइंट पे आपको नजर आएगा। यानी उसका जो आपका जो इमेज डिस्टेंस होगा दैट वुड बी एट इनफिनिट। और अगली बात मैंने ये कही थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को यहां प्लेस कर देता हूं, यानी एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में मैं प्लेस कर देता हूं, तो मुझे ये इमेज इसी जगह पे बड़ा करके नजर आएगा, बड़ा इमेज नजर आएगा। यानी ये इमेज मुझे क्या कहते हैं, इसी जगह पर नजर आएगा। हो सकता है यहां नजर आए, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपने किस जगह पे इसको एडजस्ट किया हो। ये ऑब्जेक्ट यहां ही इमेज नजर आएगा, और आएगा भी बड़ा, मैग्नीफाइड। तो स्टूडेंट्स, मैग्नीफाइंग ग्लास में हम क्या करते होते हैं? हम ऑब्जेक्ट को ये ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल लेंस के दरमियान में रखते हैं, और आपको इमेज भी वहीं नजर आता है। अब इमेजिन करें कि एक बंदे ने, ये बंदा है, उसने मैग्नीफाइंग कोई ग्लास पहना हुआ है और वो घड़ी के अंदर देखना चाह रहा है, तो वो साथ जुड़ा हुआ क्यों होता है घड़ी के? वो दूर से क्यों नहीं देख लेता? वो एक्चुअली क्या कर रहा होता है, वो उस ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है, वो करीब ला रहा होता है इस ऑप्टिकल लेंस के करीब, ताकि वो प्रिंसिपल फोकस से ऊपर आ जाए। जब वो प्रिंसिपल फोकस से ऊपर आ जाता है तो बंदे को वो ऑब्जेक्ट उसी पॉइंट पे बड़ा करके, मैग्नीफाइड करके नजर आना शुरू होता है। सो दिस इज एक्चुअली द मेथड टू यूज अ ग्लास कन्वेक्स लेंस एज अ मैग्नीफाइंग लेंस। उसको मैग्नीफाइंग लेंस के तौर पे इस्तेमाल करने का सबसे बेहतर तरीका यही है। और इसमें कौन सी लेंस यूज होती है हमारे पास? कन्वेक्स लेंस। सो हमने क्या सीखा? 2 चीजें सीखी। पहली चीज
आपने पोजीशन का बहुत ख्याल रखना है ऑब्जेक्ट का। आपकी पोजीशन कहां होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की? इट शुड बी बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, इसके बीच में होनी चाहिए। दूसरी चीज जिसका ख्याल रखना है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकल लेंथ से हमेशा छोटा होना चाहिए। फोकल लेंथ से छोटा होना चाहिए। अगर फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर की है तो आपने इस मिरर इस मैग्नीफाइंग ग्लास या कन्वेक्स लेंस से तकरीबन 5 से लेस आपने यानी 4 3 2 1 वहां प्लेस करना है। तब आपको जाकर एक मैग्नीफाइड वर्चुअल, अब वर्चुअल है क्योंकि आप को इमेज इसी जगह पे नजर आ रहा है जहां ऑब्जेक्ट है। ये तो लेंस ना बनी, ये तो ग्लास के तौर पे काम आया, यानी ये लेंस के तौर पे बात नहीं बनी है, ये ग्लास के तौर पे बात बनी। और तीसरा इरेक्टेड, आपको जो इमेज है वो इरेक्टेड फॉर्म में या अपराइट फॉर्म में मिलेगा, यानी उल्टा नहीं मिलेगा, आपको सीधा मिलेगा। सो हाउ टू यूज convex lens? In order to produce the magnified glass, object should be placed between principal focus and optical center so that you could have position exactly correct what I am talking about, and second, the distance should be less than focal length. If you get two things right, then you're gonna see these three things: magnified image, erected image, and virtual image. Virtual means at the same place where the object is placed, यानी ऑब्जेक्ट की जगह पर ही उसका इमेज भी हमें नजर आएगा। आई होप आप सारी बातों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, लेकिन पोजीशन को आपने खुद ही करेक्ट करना है। आप जब हिलाते रहेंगे ना बार बार, तो आपको नजर आएगा किसी एक पॉइंट पे बहुत बड़ा नजर आ रहा है, वहां रुक जाना है। यहां भैया हमने रुकना है हर सूरत में। एक बात आप ऐड करता हूं यहां, बच्चों एक बात याद रखो कि इंसानी आंख जो है ना, वो एक ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर दूर बहुत अच्छा पढ़ सकती है, बहुत अच्छा पढ़ सकती है। यानी अगर ऑब्जेक्ट आपका कितना दूर हो, 25 सेंटीमीटर हो, तो आप उसको अच्छी, यानी आपको वो इमेज नजर आए जो 25 सेंटीमीटर दूर हो, आप उसको बड़ा क्लियर देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से करीब आ जाए तो वो ब्लर हो जाता है, और 25 सेंटीमीटर से दूर चले जाएं तो वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा शॉर्ट होना शुरू होता है और वो भी इतना क्लियर नहीं होता। आप खुद अंदाजा लगाएं, अगर आप लोगों की आई साइट का कोई इशू नहीं है, आप 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख के चीज को रखें, आप एक एक ऑब्जेक्ट को क्लियर पढ़ लेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप उसको होल्ड करके करीब लाना शुरू हो जाएंगे, सो इमेज आपका 25 से छोटा हो गया, आपको ऑब्जेक्ट जो है ना वो ब्लर नजर आना शुरू हो जाएगा, दूर वाला भी आपको अच्छा नहीं नजर आएगा। यानी आपका इमेज अगर 25 पे हो, -25 पे हो, तो आपको परफेक्ट जो है ना वो आपको इमेजिंग हो जाती है, परफेक्ट इमेजिंग। मैंने माइनस क्यों लिखा? क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है, आपने एक्चुअली इस साइड पे जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज होना चाहिए। तो अगर डायरेक्शन दोनों की एक साइड हो तो क्यू नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि क्यू की डायरेक्शन एक्चुअली दूसरी साइड पर होनी चाहिए। क्यू कहते होते हैं इमेज डिस्टेंस को, इमेज डिस्टेंस। और स्टूडेंट्स हम फाइंड करते हैं, अगर एक फर्ज करो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर की लेंस हो हमारे पास, हर लेंस की डिफरेंट होती है, हर लेंस की डिफरेंट होती है, 5 भी हो सकती है, 3 2 4 कुछ भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, ठीक है। और आप पी फाइंड करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फर्ज करें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, यानी हम ये देखना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट को यहां कहां प्लेस करें कि हमें मैक्सिमम मैग्नीफाइड इमेज नजर आए। मैक्सिमम मैग्नीफाइड होगा तो आपको ज्यादा अच्छा नजर आएगा। तो आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, इमेज हमें पता है कि -25 पे नजर आएगा, तभी जो है ना वो हमें सही क्लियर नजर आएगा, वरना आपको क्लियर नजर नहीं आएगा। सो मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, याद होगा, ये लेंस फॉर्मूला है। एफ हमारे पास कितना है, 1/10, और p हमने फाइंड करना है 1/q, हमारे पास -25 है। माइनस प्लस माइनस हुआ, ये वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो 1/p हो जाएगा, एलसीएम लें,
50 आ गया, 10 5 जा 50, 50 25 2 जा 50, 50 डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, p वहां जाके 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड, आपके पास 7.1 cm पे आप अगर एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट को 7.1 पे रखते हैं, तो स्टूडेंट्स यहां से जब आप देख रहे होंगे ना इसको, तो ये इमेज आपको मैक्सिमम कितने पे नजर आएगा? 25 पे, 25 पे नजर आएगा। ठीक है, हो सकता है 25 यहां हो, ये आपको नजर आएगा। तो याद रखें, ये आप फोकल लेंथ के हिसाब से डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर फोकल लेंथ 5 है, फर्ज को ये 5 होती, ये 5 होता, तो ये 4 पॉइंट समथिंग आ जाना था। तो ये इसी हिसाब से आपने देखना है। आई होप आप लोगों को मेरी बात ये समझ आ गई। डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। स्टूडेंट्स, प्रिज्म कभी आप लोगों ने देखा है? एक खास किस्म की ग्लास टाइप की एक जो है वो शेप होती है, और उसमें 3 ट्रायंगुलर और मेरे ख्याल में 2 रेक्टेंगुलर, आई एम सॉरी उल्टा बोल गया, 3 रेक्टेंगुलर और 2 ट्रायंगुलर जो है शेप होती है, और बड़ी अजीब सी शक्ल में हमारे पास वो प्रिज्म जो है वो मौजूद होता है। ये देखें स्टूडेंट्स, ये एक ट्रायंगुलर शेप ये है, और एक ये ट्रायंगुलर है 3D में, एक रेक्टेंगुलर ये होती है, एक बैक साइड पे, एक नीचे होती है जिसपे वो खड़ा होता है। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर शेप ये वाली, ये देखें, ये ट्रायंगुलर और ये वाली ट्रायंगुलर, ये रेक्टेंगुलर नीचे वाली है, ये रेक्टेंगुलर हमारे पास सामने वाली, और ये बैक वाली, यानी हमारे पास 3 रेक्टेंगुलर है और 2 ट्रायंगुलर हैं शेप। हम प्रिज्म को स्टडी करने के लिए कि जब लाइट इस पे एंटर होती है तो वो अपने मल्टीपल पर्पसेस में, डायरेक्शंस में मूव कर जाती है, और उसकी डायरेक्शन की वजह से एक वाइट लाइट 7 कलर में चेंज हो जाती है। यानी अगर फर्ज करो मैं एक प्रिज्म की एक जो हमें सामने से दिखने वाली शक्ल है वो बना लूं, और अगर लाइट जाके यहां हिट हो, ये इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट रे अगर जाके ये हिट हो, तो ये आपको नजर आएगा कि लाइट यहां से इमर्ज आउट हो रही है, और एक में नहीं, मल्टीपल रास्तों में, कोई ये शक्ल में ऐसे, कोई इस शक्ल में, फिर कोई इस शक्ल में, यानी मल्टीपल शक्लें आपको नजर आनी होंगी, शुरू हो जाएंगी। आमतौर पे व्हाइट लाइट स्टूडेंट्स जो है ना वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है, और ये आपको 7 कलर दूसरी साइड पे नजर आते हैं। अब यहां 2 बातें समझने वाली हैं। पहली बात, जब भी लाइट किसी डेंसर मीडियम में स्ट्राइक करती है ना, वो रिफ्रैक्ट होती है। क्या होती है? रिफ्रैक्ट। रिफ्रैक्ट का मतलब हुआ कि वो स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करती, इट शुड हैव गॉन स्ट्रेट, इसको सीधा जाना चाहिए था लाइट को, बट इट बेंड, ये बेंड होगी, और ये जितनी बेंड हुई और जितनी इसको स्ट्रेट जाना चाहिए, उस एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, कि कितना डेविएशन क्रिएट हुआ, यानी कितनी बेंड हुई है लाइट आपकी। सो ये हमारे पास ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। सो इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन के बीच में जो एंगल बनेगा, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन, दैट वुड शो यू हाउ मच द टोटल बेंट यू हैव इन दैट पर्टिकुलर fringe, the prism. Okay, so why it has split it into so many colors? ये so many colors में क्यों split हुई? Dear students, एक बात याद रखें, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये कुछ फॉर्मूले आपने पढ़े थे जो पीछे, n is equal to sin I over sin R, फिर एक पढ़ा था n is equal to C over V, फिर एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था जो याद होगा आपको, V इज इक्वल टू एफ लेमडा, बल्कि ये 3 फार्मूले पढ़े थे। इन तीनों फार्मूलों को जरा गौर से देखें जो हमारे पास नजर आ रहा है, कि याद रखें एक लाइट जब आपके पास जाती है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी आमतौर पे कांस्टेंट होती है। सो स्पीड और लेमडा एक दूसरे के साथ इनवर्सली बिहेव रखते हैं, डायरेक्टली बिहेव रखते हैं, यानी जितना जितना आपकी वेवलेंथ बढ़ेगी, जितनी जितनी वेवलेंथ बढ़ेगी उतनी ही स्पीड भी बढ़ेगी।
सो जब यहां से तो ये लाइट की स्पीड कांस्टेंट है c, इसीलिए सारी 7 की 7 कलर इकट्ठे हो गए थे, ठीक है। लेकिन जैसे यहां पहुंचे, अब हर लाइट का वेवलेंथ डिफरेंट है, हर लाइट का वेवलेंथ डिफरेंट है। अब सबसे छोटा कौन सी को कलर होता है जिसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है, वो होता है रेड, और सबसे बड़ा वॉयलेट होता है। ये 7 कलर होते हैं हमारे पास। अब रेड की वेवलेंथ कम है, उधर थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी, जबकि वॉयलेट की वेवलेंथ, आई एम सॉरी उल्टा बोल गया हूं, रेड की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो उसकी स्पीड जो है वो ज्यादा होगी, जबकि वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो हमारे पास स्मॉल है तो उधर स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो सब की स्पीड के डिफरेंट होने से आपको सीधा सीधा हर एक में डिफरेंट किस्म का डेविएशन नजर आना शुरू हो जाएगा, डिफरेंट किस्म का डेविएशन। क्लियरली अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कांस्टेंट मान लें, जो कि कांस्टेंट होता है हर एक पे, तो आपका इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन के बीच में जो है ना वो डिफरेंट एंगल प्रोड्यूस होंगे बिकॉज ऑफ द स्पीड की वजह से स्पीड चेंज हो गई है हमारे पास। सो आई होप स्टूडेंट्स आप इन लोगों को समझ गए होंगे कि जब आपकी यहाँ लाइट पड़ी तो डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से डिफरेंट उनकी डेविएशंस हुई और 7 के 7 कलर आपको एक रेनबो की शक्ल में नजर आने शुरू हुए। ये रेनबो जो आपको नजर आती है ऊपर उफक पर कभी कभी लाइट रेन के बाद, ये क्यों नजर आती है? ये रेनबो की रीजन भी यही है कि जब आपकी सूरज की रोशनी एक बारिश के बाद चमकनी शुरू होती है तो वो क्या होता है, हमारे पास इतने वाटर ड्रॉपलेट्स में से जब गुजरती है तो वाटर ड्रॉपलेट प्रिज्म की शक्ल अख्तियार कर जाते हैं। तो उनमें बहुत सारे कलर ऐसे होते हैं जो डिफरेंट तरीकों से हमारे डिफरेंट एंगल से बाहर आते हैं ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ्स, उनकी वेवलेंथ हमारे पास डिफरेंट होती है। सो आई होप आप स्टूडेंट्स इसको समझ गए होंगे। याद रखें ये प्रिज्म सिर्फ हमारे पास विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम ही नहीं देता, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में ये 7 है, ये सिर्फ नहीं देता, बल्कि अगर इस पे कुछ ऐसी लाइट, आपको मैं एक बात बताऊं स्टूडेंट्स, दुनिया में 7 टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स इन प्रीवियस लेक्चर्स, बहुत दफा बताया। उनमें एक लाइट ही है जो आपको नजर आती है, सबसे टॉप पर गैमा आपको नजर नहीं आती, जो सबसे हाई एनर्जी और लो वेवलेंथ वाली है, और नंबर 2 पे आपको एक्सरे नजर नहीं आती, वो भी बहुत एनर्जी वाली और बहुत छोटी वेवलेंथ वाली है। नंबर 3 आपको इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट नजर नहीं आती। इसी तरह लाइट से छोटी भी हैं 3, वो कौन सी है, इंफ्रारेड है, इस तरह हमारे पास माइक्रो है और एक रेडियो है। तो हमें ये नजर नहीं आती, ना 3 ऊपर वाली लाइट से ऊपर वाली और ना 3 लाइट से नीचे वाली। कुदरत ने कितना हसीन हमारे साथ जो है वो सिस्टम बनाया है कि हमें 7 में से चौथे नंबर वाली नजर आती है, विच इज लाइट, उसको विजिबल लाइट कहा जाता है। वो जो नजर नहीं आती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो भी जब टकराती है प्रिज्म से वो भी रिफ्रैक्ट होती है, वो भी डिस्पर्स होती है, इनको डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहा जाता है कि डिस्पर्स होगी इन सो मेनी वेवलेंथ्स, सो बहुत सारी वेवलेंथ्स में। सो अगर अब यहां से इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट फेंका जाए तो वो भी हो जाती है, बिकॉज सिंस वी कैन नॉट सी देम, हम उनको देख नहीं सकते इसलिए हमें नजर नहीं आती, लेकिन हम उनको एक मखसूस किस्म के थर्मामीटर से देख सकते हैं। आपने अक्सर औकात वो देखा होगा, वो कोविड के दौर में खास किस्म के थर्मामीटर आए थे, इंफ्रारेड थर्मामीटर, जिनको सामने वो गन की टाइप के थे, सामने रख कर आप ना इजीली उनकी हीट को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब वो आती हैं तो उनकी हीट में कितना फ्लक्चुएशन होता है। उस फ्लक्चुएशन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी डिस्पर्जन आपकी उसके अंदर से हुई थी। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, सम ऑप्टिकल डिवाइसेस विद सिंगल लेंस, कुछ ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं जिनको हम स्टडी करेंगे जिनमें सिंगल लेंस यूज होती है। जैसे आपके पास आ गया कैमरा, इसमें भी एक ऑप्टिकल लेंस आपकी यूज होती है। आमतौर पे कैमरा, ये एक शक्ल है कैमरे की, इसके आगे ये एक लेंस यूज होती है विच इज एक्चुअली कन्वर्जिंग लेंस, इसको कन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है ये, ठीक है। और जब किसी ऑब्जेक्ट को आगे प्लेस किया जाता है, जिसकी तस्वीर बनानी है आपने, जैसे फर्ज करें आप मेरी तस्वीर खींच रहे हैं, मैं बिल्कुल सामने हूं, तो मेरी रे इसके ऊपर पड़ेगी और इस शटर से होते हुए, ये शटर है, ये शटर कब खुलता होता है, जैसे ही आप
बटन दबाते हैं ना कैमरे का, तो ये शटर खुल जाता है, लाइट आती है यहां से रोशनी, इसमें से जाके सीधा, चूंकि याद रखें ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये पड़ते ही कन्वर्ज हो जाती है, ये पड़ते ही कन्वर्ज जाती है, तो उल्टी आपकी जो है ना बैक साइड पे बनती है, यहाँ सीसीडी पर पड़ती है, या फिर आपकी फोटोग्राफिक फिल्म, सीसीडी कहते हैं चार्ज कपल्ड डिवाइसेस, ये खास किस्म की सेंसर होते हैं। आमतौर पे आजकल तो आपके पास जो कैमराज हैं वो सारे के सारे डिजिटल कैमरा है, उनमें सीसीडी होता है। पुराने दौर में जो डिजिटल नहीं होते थे उनमें एक खास किस्म की फिल्म होती थी यहाँ बैक साइड पे, तो आपकी रोशनी उधर से होकर सीधा उसके ऊपर पड़ती थी, और वो जैसे ही उसके ऊपर पड़ती थी तो वो उसकी तस्वीर वहां बैक साइड पे बन जाया करती थी। सो ये कैमरा का जो है सारा सिस्टम है हमारे पास। ऑब्जेक्ट लेंस में जाएगा, कन्वर्ज होके शटर खुलेगा और सीधा जाके कहां पड़ेगा, सीसीडी पर पड़ेगा, और वो उसको उस जगह पे कैप्चर कर लेगा, और वो इमेज जो है आपके सामने वो बन जाता है तस्वीर की शक्ल में। आई होप आप इस कैमरे को समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट जो है प्रोजेक्टर है, जो कि सिंगल लेंस पे काम कर रहा होता है। प्रोजेक्टर, ये आप देखें, एक प्रोजेक्टर का एक पूरा एक सिस्टम बनाया है, जिसमें ये हमारे पास है कनकेव मिरर, कनकेव मिरर है, मैं पहले नाम लिख लूं, इनको लेबल कर लूं। ये वाला हमारे पास बल्ब होता है, ये हमारे पास कंडेंसर लेंसेज होती हैं, ये दो कंडेंसर लेंसेज, और ये हमारे पास जो है ना ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, और ये हमारे पास जी इमेज है। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, कनकेव मिरर क्यों यूज किया जाता है? ये एक रोशनी है, वो जब जाके इस पे चमकती है ना, कनकेव मिरर को भी कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। जिस तरह कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है, मिरर में उल्टा है, कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर, और जो कन्वेक्स मिरर होता है उसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। तो कनकेव मिरर क्या करता है, जैसी लाइट पड़ती है ना उसको वापस, लेकिन हाई इंटेंसिटी में, क्योंकि जब सारी लाइट कन्वर्ज होती है किसी एक पॉइंट पर तो उसकी इंटेंसिटी बड़ी खतरनाक हो जाती है। सो ये लाइट पड़ती है, उसको कन्वर्ज करके वापस भेजता है हाई इंटेंसिटी में। सो जाके इधर इन दो कंडेंसर लेंसेज में पड़ता है। कंडेंसर लेंसेज वो होती हैं जो जैसा भी ऑब्जेक्ट हो उसको स्ट्रेट कर देती है डायरेक्शन को, तो लाइट सीधी स्ट्रेट यहां पहुंचकर यहां से जाके आपकी क्या हो जाती है, कन्वर्ज। रीजन यू यहां से कन्वर्ज क्यों होती है, क्योंकि ये जब यहां पड़ी थी ना, यहां, ये अगर ये जो कंडेंसर लेंसेज है एक्चुअली इनको कनकेवो कन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है, यानी इसका एक पार्ट जो है ना वो कनकेव शेप का होता है। तो लाइट जब यहां पड़ती है यहां से सीधा होती है, लेकिन लाइट अगर इस सर्कुलर पैटर्न में पड़ेगी तो कन्वर्ज होगी। तो लाइट यहां पड़ी और ये कन्वर्ज हो गई हमारे पास, और जैसे ही कन्वर्ज होके इस स्लाइड पे पड़ेगी, जो जिसको दिखाना है पूरे आप उसमें हॉल में दिखाना है, तो उसमें पढ़ के सीधा आगे कन्वेक्स लेंस पे पढ़कर, ये कन्वेक्स लेंस में आपकी कन्वर्ज हो गई, और कन्वर्ज होके आपके सामने एक स्क्रीन होगी, और स्क्रीन पे वो आपको शो करके दिखाएगी। जितना स्क्रीन दूर करेंगे ऑब्जेक्ट उतना बड़ा आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखें, अगर फर्ज करें स्क्रीन यहां रख लेते हैं आप इस पॉइंट पर, तो ये देखें और बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। सो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी दूर इसको प्लेस करते हैं। आप देखें, एक लेंस के यूज पर आपने कहा प्रोजेक्टर भी काम करता है। ये दो चीजें आपको बताई, कैमरा और प्रोजेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है फोटोग्राफिक एनलार्जर, यानी छोटी से छोटी चीज को बड़ा करके दिखाने वाला, फोटोज को बड़ा करके दिखाने वाला। आमतौर पे मुझे याद पड़ता है जब हम छोटे हुआ करते थे, हमारे जब भी फैमिली के लोग कभी अगर मक्का या मदीना में चले जाएं, वहां से वो छोटे छोटे से कैमरा के साइज की एक चीज लाया करते थे, तो उसमें हम एक फिल्म डाल के उसको बड़ा करके देखा करते थे। हम बटन दबाते थे, रोशनी पड़ती थी, और हम उसके अंदर देखते थे, हमें वो चीजें बड़ी बड़ी नजर आती थी। जब हम एकदम आंखें पीछे हटाते तो हमें तो वो चीजें नजर नहीं आ रही होती थी, एक्चुअली उसके अंदर एक छोटी सी फिल्म डाली होती थी। तो उसको आगे हम यूं प्रेस करते थे तो अगली तस्वीर आती थी, और यूं करके 20-25 तस्वीरें हम उनकी बड़ी करके देख सकते थे। ये कैसे मुमकिन होता था? एक्चुअली जरा गौर से देखें, इसमें होता यूं है, ये एक पूरा डब्बा बंद हुआ हुआ, ये हमारे पास
इसके अंदर यहाँ फिल्म पड़ी हुई है जो चल रही होती है, और इसके साथ बटन के साथ आप कंट्रोल कर रहे होते हैं। लाइट यहां से जब इन दो कंडेंसर लेंसेज, ये दो कंडेंसर लेंसेज हैं, में पड़ती है तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, और स्ट्रेट होके जब वो यहां पड़ती है जिसके अंदर पिक्चर होती है, जिसको हमने बड़ा करके देखना होता है, तो वहां से होते हुए आगे कन्वेक्स लेंस में से होते हुए आप उसको बड़ा सामने स्क्रीन पे करके, क्योंकि कन्वेक्स लेंस होती है कन्वर्जिंग लेंस, तो वो कन्वर्ज करती है, तो इस तरह आपके पास क्या होता है, आपको चीजें बड़ी होके दिखना शुरू हो जाती है। सो हम इसको यूज करके आराम से बड़े बड़े फोटोग्राफिक एनलार्जर्स जो हैं वो आजकल मौजूद भी हैं, और उनके जरिए हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। सो आप लोगों ने देखा कि इनके कितने यूजेस हैं हमारे, और जिंदगियों को इन्होंने कितना आसान किया। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने लेक्चर को अच्छे तरीके से समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।